हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूं। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज हम हमारा छठा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज़। और इसके हम आज पहले भाग को प्रारंभ करेंगे, जिसमें कि हम राजनीतिक दलों के परिचय के बारे में जानेंगे। तो राजनीतिक दल का परिचय जो है भाग 1 से हम प्रारंभ करने वाले हैं। बच्चों, हम देखते हैं कि विश्व के कई सारे देशों में अलग अलग शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, और उन सभी शासन व्यवस्थाओं में शासन करने वाले लोग जो हैं निर्वाचित होकर भी आते हैं। निर्वाचित होकर आने के परिणाम स्वरूप यह जो निर्वाचक मंडल है, यह जो जनता है, वह उन उम्मीदवारों को कैसे चुनती है। तो कई बार यह उम्मीदवार बिना किसी दल के खड़े होते हैं, जिन्हें हम निर्दलीय कहते हैं, और कई बार यह उम्मीदवार जो कि सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, वह राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवारी रखते हैं। और इस माध्यम से हम राजनीतिक दलों के बारे में आए दिन हमारे राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़। क्या है यह पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनीतिक दल क्या होता है, उसी के बारे में हम इस अध्याय में जानने का प्रयास करेंगे। इनकी आवश्यकता क्यों होती है और इनमें क्या क्या कमियां हैं, इनको सुधारा कैसे जा सकता है, इन सभी के बारे में इस अध्याय में चर्चा की जाएगी। तो हम जानते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। जनता जो है वह निर्वाचन में भाग लेती है, चुनाव प्रणाली में वह वोट दे करके किसी भी उम्मीदवार को जो है जिताती है, और फिर वह उम्मीदवार आगे जाकर के व्यवस्थापिका में या विधायिका में जाकर के कानून निर्माण में हिस्सा लेता है, सरकार में हिस्सा लेता है, और बाद में जाकर के वह नीतियों का निर्माण करता है। तो भारत में भी हम देखते हैं अन्य देशों की तरह समाज की अलग अलग हित हैं, समाज के कई सारे अंग हैं, समाज के अलग अलग समूह हैं, और उन समूहों की अपनी अपनी विचारधाराएं, मांगें और हित होते हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप भारत में और विश्व में अलग अलग दल जो हैं वह अपनी विचारधाराओं को रखते हैं कि वे विकास के किस मार्ग को अपनाने वाले हैं, उनकी विकास के प्रति क्या विचारधारा रहेगी। यदि वे सत्ता में आ जाते हैं, यदि वह सरकार का निर्माण करते हैं, तो आने वाले समय में वह किस प्रकार की नीतियाँ बनाएंगे, और इसके लिए वह किस विचारधारा को सर्वप्रमुख मानते हैं, और इसी आधार पर जो है वह दल का निर्माण करते हैं। और धीरे धीरे जब दल का विकास होता है, तब यदि उनके उम्मीदवार जनता की पसंद के होते हैं, तो जनता उन्हें मत देती है, उन्हें सरकार बनाने का मौका भी देती है, और सरकार में आकर के वह दल, जो विशेष दल जो सरकार बनाता है, जो जनता की पसंद से सरकार में आता है, सत्ता में आता है, वह नीतियों का निर्माण करता है। और यदि वह जनता के हित में कार्य करता है, तो जनता उन्हें पुनः चुन करके भेजती है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहती है, और यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक प्रमुख गुण भी है कि हमारे सामने अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं, उनके उम्मीदवार होते हैं, उनकी अपनी विचारधाराएं होती हैं, और हम हमारी पसंद के अनुसार उनको मत दे सकते हैं या फिर उन्हें मत नहीं भी दे सकते हैं। तो यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का ही एक विशेष गुण है, जिसमें कि हमारे पास में बहुत सारी पसंद या चुनाव के लिए उम्मीदवार होते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, और इनकी आवश्यकता लोकतंत्र में और भी अधिक होती है, क्योंकि भारत जैसे कि लोकतंत्र है, यहाँ पर यदि हमारे पास में चुनाव के लिए अलग अलग उम्मीदवार नहीं होंगे या फिर एक दल का शासन होता, तो इस स्थिति में हमारे पास में विकल्प मौजूद नहीं होते, और हमें जो भी उम्मीदवार खड़े होते वही जो है हमें अपनी सरकार के लिए चुनने पड़ते हैं। और इस स्थिति में वह तानाशाह बन सकते थे, वह अपनी मनमानी से नीतियों का निर्माण कर सकते थे, और जनता का कल्याण कहीं पर भी उनकी प्राथमिकता नहीं रहता। इसी कारण बहुदलीय व्यवस्था या द्विदलीय व्यवस्था भी जो है जनता के हित में और लोकतंत्र के हित में की जाने वाली व्यवस्था है, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक दल जो होते हैं हमारे सामने विकल्प के रूप में मौजूद होते हैं। तो आइए जानते हैं राजनीतिक दलों के बारे में, उनका अर्थ और उनके कार्य। लोकतंत्र में
राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमने कहा जनता के सामने विकल्प होते हैं राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के रूप में कि जनता अपनी पसंद की किस विचारधारा के अनुसार कौन से राजनीतिक दल को समर्थन देगी, कौन से राजनीतिक दल के उम्मीदवार को समर्थन देगी, और वह उम्मीदवार व राजनीतिक दल जो है वह जनता के पक्ष में फैसला लेने वाला होगा, जनता के पक्ष में नीति निर्माण करने वाला होगा या नहीं होगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में सभी में राजनीतिक दलों की महती भूमिका होती है। तो जब हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं इनके माध्यम से ही की जाती हैं, तो हम कहेंगे संविधान को बनाना, साथ ही साथ चुनावी राजनीति में भाग लेना, चुनावों में भाग लेना, चुनावों में खड़ा होना और सरकार का गठन करना, सरकार को बनाना तथा उसका संचालन करना, यह सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत होता है। और यह सभी कार्य किसके माध्यम से होते हैं? यह सभी कार्य राजनीतिक दलों के माध्यम से ही होते हैं। इस कारण राजनीतिक दल जो है वह लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यह सभी जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वह राजनीतिक दलों के माध्यम से ही लोकतंत्र में किए जाते हैं। राजनीतिक दलों को सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों की तरफ से मोल तोल करने वाले माध्यम के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह सत्ता के बंटवारे के रूप में भी कार्य करते हैं, सत्ता के बंटवारे के वाहक होते हैं और अलग अलग सामाजिक समूह जो किसी देश या समाज में पाए जाते हैं उनकी तरफ से भी मोल तोल करने वाले यही माध्यम होते हैं। राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज भी अपने आप में विशिष्ट होता है। तो इस अध्याय में हम राजनीतिक दलों की प्रकृति कैसी है, वह क्या कार्य करते हैं, उनके क्या क्रियाकलाप होते हैं, उसके बारे में भी जानने वाले हैं। भारत में भी हम देखते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और इस कारण भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होने के कारण राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हम देखते हैं कि भारत में दलों की आवश्यकता है, लेकिन यह आवश्यकता क्यों है? लोकतंत्र के लिए कितने दल होने आवश्यक होते हैं? साथ ही साथ इसके लिए मौजूदा समय के हम राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि भारत में दलों की आवश्यकता क्यों है, पार्टीज की ज़रूरत क्यों है और भारत में कितने दल होना अपने आप में उत्तम व्यवस्था हो सकती है। इसके लिए ही हम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बारे में भी जानेंगे और राजनीतिक दलों के साथ जो खामियां जुड़ी हुई हैं, जो इनकी कमियां हैं, उनके बारे में भी हम इस अध्याय में जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ उन कमियों से किस प्रकार से हम निजात पा सकते हैं, उन्हें दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं राजनीतिक दलों की आवश्यकता के बारे में। तो बात करते हैं राजनीतिक दलों की आवश्यकता, राजनीतिक दलों की ज़रूरत। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण होते हैं। तो जब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की, जिसमें कि जनता ही अपने उम्मीदवारों को वोट देकर के व्यवस्थापिका तक पहुंचाती है और व्यवस्थापिका में कानून बनाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है और वह कानून भी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि अधिकतम लोगों के कल्याण की बात हो, जनता के कल्याण को सर्वोपरि माना जाता है। तो जनता के बीच से ही वह उम्मीदवार खड़े होते हैं और वह चुनाव लड़ते हैं। तो इस प्रकार की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब ही राजनीतिक दल होता है। तो जब हम बात करते हैं भारत जैसे देश की, जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पर राजनीतिक रूप से जागरूकता की भी कमी देखी जाती है, लेकिन वर्तमान में इसमें बहुत सुधार आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया और संचार के साधनों के माध्यम से यह जागरूकता या राजनीतिक जागरूकता जो है धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन इससे पूर्व की यदि हम बात करें तो कम पढ़े लिखे जो भी व्यक्ति थे, जो भी नागरिक भारत के थे, वह राजनीतिक दलों से ही वह शासन व्यवस्था का अर्थ समझते थे, वह लोकतंत्र का अर्थ समझते थे, क्योंकि उनके सामने वह उम्मीदवार ही आते थे और उन उम्मीदवारों से वह संपर्क करते थे और इसके माध्यम से वह समझते थे कि वह राजनीतिक प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वह ही जो है एक मतदान का अधिकार रखने के कारण उनके पास में एक बहुत बड़ा अधिकार है और इसी कारण वह समस्त सभी प्रकार की समस्याओं के लिए इन राजनीतिक दलों को ही दोषी मानना भी प्रारंभ
कर देते थे। तो इस प्रकार से भारत जैसे देश में जहाँ पर इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है, साक्षरता की कमी है, शिक्षा की कमी है, तो यहाँ के जो नागरिक हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं वह सभी बातें जो हैं किससे जोड़ करके देखते हैं, राजनीतिक दलों से जोड़ करके देख लेते हैं। यानी कि राजनीतिक प्रक्रियाओं का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह राजनीतिक दलों को ही मान लेते हैं। तो इस प्रकार से अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब ही राजनीतिक दल होता है। देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाने से यह ज्ञात होता है कि कम पढ़े लिखे लोग संविधान के बारे में या सरकार के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि उनके पास में साक्षरता की और शिक्षा की कमी है। इस कारण वह संविधान क्या है, भारत के संविधान में क्या लिखा गया है, उनके लिए क्या क्या प्रावधान उसमें लिखे गए हैं, उन सभी के बारे में उनको जानकारी नहीं होती और ना ही सरकार के स्वरूप के बारे में वह कुछ जानते हैं। बल्कि केवल और केवल वह किनके संपर्क में आते हैं, वह 5 साल की चुनावी प्रक्रिया में वह उम्मीदवारों के संपर्क में आते हैं और प्रचार प्रसार के दौरान उन राजनीतिक दलों से वह प्रभावित होते हैं या फिर उनसे उनकी विचारधाराओं के विरोध में वह मतदान करते हैं और इस माध्यम से वह उन राजनीतिक दलों को ही जो है सबसे महत्वपूर्ण मान लेते हैं। परंतु राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें ज़रूर कुछ न कुछ मालूम होता है, जबकि संविधान और सरकार के स्वरूप के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राजनीतिक दल जो है वह बहुत लोकप्रिय हैं। तो हम कहेंगे पार्टियों के बारे में प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ जानता है, जबकि संविधान और सरकार के बारे में उसकी जानकारी इतनी गहन नहीं होती। तो पार्टियों के बारे में जो भी व्यक्ति को जानकारी होती है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि पार्टियां जो हैं जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं। आज भी भारत की जनता जो है वह किसी भी प्रकार की राजनीतिक समस्या या सामाजिक विभाजन या राजनीतिक विभाजन के लिए इन्हीं पार्टियों को दोषी मानने लग जाती हैं। तो यह जो है राजनीतिक रूप से जागरूकता की कमी ही है, जिसकी वजह से राजनीतिक दलों को ही सब कुछ मान लिया जाता है, चाहे वह संविधान की जानकारी का अभाव क्यों ना हो, चाहे वह सरकार के स्वरूप की जानकारी का अभाव ही क्यों ना हो। साथ ही साथ देश की और समाज की समस्याओं के लिए भी किसे उत्तरदायी मान लिया जाता है, राजनीतिक दलों को ही उत्तरदायी मान लिया जाता है। तो अधिकतर लोग आम तौर पर दलों के बारे में गलत धारणा भी रखते हैं। तो यह भी क्या है, भारत में जागरूकता का अभाव है। इस कारण किसको, अधिकतर दलों को ही जो है हर समस्या के लिए उत्तरदायी मान लिया जाता है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर समस्या के लिए इन दलों को ही उत्तरदायी मान लिया जाता है। तो यहाँ हमारी जागरूकता की कमी ही है कि हमें संवैधानिक व्यवस्था के बारे में, संवैधानिक प्रक्रियाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, सरकार के स्वरूप के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन हम चुनाव में हिस्सा जो है बढ़ चढ़ कर लेते हैं और सभी समस्याओं के लिए इन राजनीतिक दलों को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी हम दलों को ही दोषी मानते हैं। यदि समाज में कोई विभाजन हमें देखने को मिलता है, 2 धड़ों या 2 से अधिक धड़ों के बीच में कोई विभाजन हो रहा है, कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, उसके लिए भी हम दलों को ही दोषी मान लेते हैं। साथ ही साथ राजनीतिक रूप से कोई 2 धड़े दिख रहे हैं या फिर 2 विरोधी धड़े, 2 विरोधी पक्ष दिख रहे हैं, उसमें भी हम राजनीतिक दलों को ही जो है दोषी मान लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसे में यह सवाल उठता है स्वाभाविक रूप से कि क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की आवश्यकता है? तो हम कहेंगे भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होने के कारण राजनीतिक दलों की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों की आवश्यकता महसूस हमेशा की जाती रही है और इसी कारण हमारे यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था देखने को मिली है, क्योंकि हमारे सामने अब जो है हमारी बहुत सारी समस्याओं को लेकर के अलग अलग पक्ष आ रहे हैं, अलग अलग विचारधाराएं आ रही हैं, जिनके पास में भारत की समस्त समस्याओं के लिए अलग अलग सुलझाने के तरीके हैं, विचारधाराएं हैं। इस कारण हमारे भारत में हमारे सामने विकल्प के रूप में बहुत सारे दल देखने को मिलते हैं। तो किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। न केवल भारत के लिए यह बात सही है, बल्कि विश्व के अन्य देशों के लिए भी यह बात सटीक बैठती है। तो आज से पहले हम देख सकते हैं कि
करीब 100 साल पहले की यदि बात की जाए, यदि हम देखें राजनीतिक दलों का इतिहास कैसा रहा है, तो करीब 100 साल पहले हमें ऐसे देश देखने को मिलते थे बहुत ही कम जिनमें कि राजनीतिक दल गिनती के होते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि स्थिति बिल्कुल विपरीत है और राजनीतिक दलों की स्थिति में बहुत सुधार आया है, उनका उदय हुआ है, उनका जन्म और विकास भी हुआ है। तो हम कहेंगे राजनीतिक दलों कि वर्तमान स्थिति में इतना परिवर्तन आया है। 100 साल पहले जो स्थिति थी आज उसके बिल्कुल ही विपरीत है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि विश्व के बहुत ही कम देश ऐसे बचे हैं जहां पर राजनीतिक दल नहीं पाए जाते हैं, तो सभी देशों में जो है राजनीतिक दल पाए जा रहे हैं। तो हम कहेंगे करीब 100 साल पहले दुनिया के कुछ ही देशों में वह भी गिनती के ही राजनीतिक दल देखने को मिलते थे। लेकिन यदि हम वर्तमान की बात करें तो हम कहेंगे स्थिति बिल्कुल ही विपरीत हो चुकी है। राजनीतिक दलों की महत्ता को जानते हुए सभी देशों में जो है राजनीतिक दलों की प्रधानता देखने को मिल रही है। विकल्प के रूप में हमारे सामने बहुत सारे राजनीतिक दल और उनकी विचारधाराएं होती हैं जिनके के लिए चुनावों में उम्मीदवार खड़े होते हैं। तो आज स्थिति बिल्कुल ही बदल गई है, विपरीत स्थिति है और अब गिनती के ही ऐसे देश हैं जहां राजनीतिक दल नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा राजनीतिक दलों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका लोकतंत्र में हो जाती है और इस कारण सभी देशों में राजनीतिक दल वर्तमान में पाए जा रहे हैं। अब हम जानते हैं कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, वे क्या काम करते हैं, क्या क्रियाएं करते हैं और उनकी आवश्यकता और महत्व की चर्चा भी हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं राजनीतिक दल के अर्थ से। तो दल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पार्टियर शब्द से हुई है जो कि है पार्ट। तो इस प्रकार से हमने देखा दल शब्द लैटिन भाषा के पार्टियर से बना है पार्ट, जिसका कि अर्थ हो सकता है और इसका अर्थ हिंदी में अगर जानने का प्रयास करें शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से तो इसका अर्थ होता है विभाजन। तो शाब्दिक अर्थ है इसका विभाजन। तो लैटिन भाषा के शब्द को आपको ध्यान रखना है पार्टियर, जो कि पार्ट से ही मिलकर के बना है और उसका शाब्दिक अर्थ होता है विभाजन। इसलिए दल समाज में विभिन्न हितों व विचारधाराओं वाले वर्गों में पारस्परिक विभाजन के परिणाम स्वरूप उदित हुए हैं। यानी कि विभिन्न देशों में समाज के बहुत सारे हिस्से होते हैं और इन सभी की अपनी अपनी हित होते हैं, अपनी अपनी मांगे होती हैं। तो समाज में पाए जाने वाले जो अलग अलग हिस्से हैं उनके अपने अपने हित होने की वजह से, उनकी अपनी अपनी मांगे होने की वजह से उनकी अपनी अपनी विचारधाराएं भी होती हैं और इस आधार पर प्रत्येक समाज में विभाजन देखने को मिलता है। विचारधारा के आधार पर यह सभी लोग जो हैं अपने से अलग अलग विचारधाराएं रखने के कारण विभाजित रूप से समाज को हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से समाज में विभिन्न हितों और विचारधाराएं वाले वर्गों में पारस्परिक विभाजन के परिणाम स्वरूप किसका उदय होता है? राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी का उदय होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक समाज, चाहे विश्व के किसी भी समाज की हम बात कर सकते हैं, विश्व के किसी भी देश की हम बात कर सकते हैं, वहाँ पर अलग अलग सामाजिक समूह या वर्ग पाए जाते हैं, उनके अपने अपने हित हैं, अपनी अपनी मांगे हैं और अलग अलग विचारधाराएं हैं और इस कारण उनमें विभाजन जो देखने को मिलता है उसी के परिणाम स्वरूप जो है राजनीतिक दलों का उदय होते हुए हमें दिखता है। अपनी विभाजनकारी प्रवृत्ति के कारण ही अतीत में दल जैसी संस्था को समाज के लिए विभाजनकारी माना जाता था। तो हमने कहा कि समाज के अलग अलग लोगों की विचारधाराओं को यहाँ आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और राजनीतिक दल इस प्रकार से समाज के विभाजन को ही बढ़ाने का कार्य भी कर सकते हैं। और इस स्थिति में कई सारे समाज के जो लोग हैं जो कि बुद्धिजीवी भी माने जा सकते हैं, वह राजनीतिक दलों की इस विभाजनकारी प्रवृत्ति के कारण राजनीतिक दलों के होने को आलोचनात्मक दृष्टि से भी देखते हैं और इसमें हम शामिल कर सकते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन को, वोल्टेयर को और गांधी जी को। तो हम कहेंगे विभाजनकारी प्रवृत्ति राजनीतिक दलों की होती है, समाज या देश में विभाजन यह पैदा करने का कार्य कर सकते हैं। अतीत में इस कारण ही इनको विभाजनकारी अधिक माना जाता था और कई प्रमुख व्यक्ति जिसमें हम बात कर सकते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन, वोल्टेयर और गांधी जी आदि राजनीतिक दलों को लोकतंत्र व संपूर्ण शासन व्यवस्था समाप्त करने वाली शक्तियां मानते रहे। तो हमसे पूछा जा सकता है ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो राजनीतिक दलों को
देश के लिए हानिकारक मानते हैं, विभाजनकारी मानते हैं। तो इसके लिए हम नाम ले सकते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन का, वोल्टेयर का और गांधी जी का, जो कि कहते हैं कि लोकतंत्र और संपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए ही यह खतरे का काम करते हैं और साथ ही साथ यह हिंसा भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं यदि इनको सत्ता प्राप्त नहीं होती, यदि इनके जो हित हैं वह सधते हुए नहीं दिखते, उस स्थिति में यह हिंसा भी कर सकते हैं। परंतु काफ़ी समय से राजनीतिक दलों ने एक सम्मानित स्थान प्राप्त कर लिया है, यानी कि इसके आलोचनात्मक पक्ष को यदि एक तरफ रखा जाए तो वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि राजनीतिक दलों की जो भूमिका है वह सकारात्मक होती हुई दिखती है और इन्होंने एक सम्मानित स्थान प्राप्त कर लिया है। जहां यह शासन व्यवस्था का जीवन बिंदु बन गए हैं, इसके बिना शासन संचालन करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो इस प्रकार से शासन के संचालन के लिए, शासन के सुचारू रूप से संचालन के लिए एक संतुलित व्यवस्था और शक्ति संतुलन समाज में बनाए रखने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण हमें दिखता है। तो इस प्रकार से शासन संचालन के लिए राजनीतिक दल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये शासन व्यवस्था का जीवन बिंदु कहलाते हैं। राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो समान सिद्धांतों और विचारधारा में विश्वास रखते हैं। इनके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। तो यदि हमसे पूछा जाए राजनीतिक दल क्या है, तो यह कुछ लोगों का संगठित समूह है। कुछ लोग मिल करके एक समूह में संगठित होते हैं और वह इस उद्देश्य से संगठित होते हैं कि उनका लक्ष्य क्या होता है, सत्ता में आना होता है और इसके लिए वह एक विचारधारा पर चलते हैं। वह एक प्रकार की समान सिद्धांतों को मान करके उन पर चलने का प्रयास करते हैं और इस कारण वह एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन सिद्धांतों और विचारधारों पर चल करके सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार से यह एक संगठित समूह के रूप में कार्य करते हैं। तो यह बात जो है आपके सबसे आधारभूत बात है राजनीतिक दलों के बारे में। चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से यह काम करते हैं। तो इनका जो उद्देश्य या लक्ष्य यदि आपसे पूछा जाए कि राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, तो यह संगठित लोगों का समूह किस उद्देश्य से काम कर रहा होता है, तो इनका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि सत्ता प्राप्त करना, सत्ता में आना, सरकार बनाना। चुनाव में खड़े होकर चुनाव जीतने के पश्चात वह सत्ता में आने के लिए कार्य करते हैं। सत्ता में आने के पश्चात वह नीतियों का निर्माण करते हैं और यदि जनता उन्हें पसंद करती है, उनकी नीतियों को पसंद करती है, तो वह पुनः सत्ता में आने का प्रयास भी करते हैं। तो इस प्रकार से उनका लक्ष्य स्पष्ट होता है कि वह चुनाव लड़ते हैं, सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से वह संगठित समूह के रूप में कार्य करते हैं। यह संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते हैं। संवैधानिक तरीकों का क्या अर्थ है? संवैधानिक तरीकों का अर्थ है जिसमें कि संविधान के नियमों के अनुसार, संविधान के बताए हुए रास्तों के अनुसार सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत पहले से ही यह तय कर दिया गया है कि कौन से तरीकों से आप सत्ता में आ सकते हैं, वही तरीके जो है संवैधानिक तरीके हैं। तो संविधान में पहले से स्पष्ट जो तरीके हैं उन्हीं में यह विश्वास करते हैं, उन्हीं पर चलकर उन्हीं प्रक्रियाओं का हिस्सा बन करके यह सत्ता में आने का प्रयास करते हैं और समाज और राज्य के बीच एक मार्ग, एक माध्यम का कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार से समाज के कुछ हिस्सों का प्रतिनिधित्व भी वह करते हैं, कुछ विशेष वर्गों के हितों को ध्यान में रख करके वह चुनाव लड़ते हैं। विशेष वर्ग और वर्गों के हितों की बात करते हुए, उनकी विचारधाराओं को मानते हुए समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार और समाज के बीच में एक माध्यम का कार्य भी वह करते हैं। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर ये समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करते हैं। तो राजनीतिक दलों का यह उद्देश्य भी होता है कि समाज के सामूहिक हित और कल्याण के लिए वह कार्य करें। उनके सामूहिक हित और कल्याण को ध्यान में रखकर ही नीतियां और कार्यक्रम को तय करें। सामूहिक हित क्या होता है? ये अपने आप में एक विवादास्पद विचार है। यानी कि सामूहिक हित को हम एक अवधारणा के रूप में जब बात करते हैं तो ये अपने आप में स्पष्ट नहीं है कि सामूहिक हित क्या हो सकता है। इसे लेकर सबकी राय भी अलग अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां अन्य लोगों से बेहतर है, अन्य दलों से बेहतर है। तो दल जो है वह लोगों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हम किस प्रकार से सामूहिक हित के लिए जो है प्रतिबद्ध हैं, हम सामूहिक हित के लिए जो है कार्य कर रहे हैं और इसके लिए वह जनता के बीच जाते हैं, जनता से संवाद स्थापित करते
करते हैं और अपनी नीतियों को जनता के समक्ष रखते हैं, अपनी विचारधारा को और अपने विकास के मार्ग की अपनाने की प्रक्रिया को भी जनता के समक्ष रखते हैं। और जनता यदि उन्हें पसंद करती है तो वह चुनावों में उन्हें मत भी देती है, उनका समर्थन भी करती है। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद इन्हीं नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं, उन्हीं नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं जिनके के लिए वह जनता के बीच गए थे और जनता से संवाद स्थापित किया था। तो इस प्रकार से यह संवाद की स्थिति जनता के बीच में, समाज के अलग अलग धड़ों के बीच में और राजनीतिक दलों के बीच में सदैव चलती रहती है और इस माध्यम से वह समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और सरकार में जाकर के उन समाज के प्रमुख मुद्दों को, नीतियों को बनाते समय ध्यान भी रखते हैं। राजनीतिक दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। कई बार यह भी देखने को मिलता है कि किसी देश में या किसी समाज में कोई एक बहुत बड़ा विभाजन देखने को मिल रहा है, जो किसी भी आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, जाति के आधार पर हो सकता है, प्रजाति के आधार पर हो सकता है, लिंग के आधार पर हो सकता है या फिर शिक्षा के आधार पर हो सकता है। किसी भी आधार पर वह समाज जो है विभाजित होते हुए दिखता है, तो उस समय पर यह राजनीतिक दल जो है उस समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दिखा रहे होते हैं। एक राजनीतिक पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नज़रिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका हुआ होता है। प्रत्येक देश में, प्रत्येक समाज में अलग अलग वर्ग पाए जाते हैं, अलग अलग सामाजिक समूह पाए जाते हैं और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह किसी विशेष वर्ग या किसी विशेष समूह के प्रति वह अपनी जो है विशेष भावना को दर्शाती है, उस समुदाय के प्रति अपना जो है विशेष नज़रिया रखती है और उसी के हित की बात भी करती है। तो इस प्रकार से हो सकता है कि कई राजनीतिक दल जो है वह किसी विशेष वर्ग के लिए झुकाव रखते हों और अपनी पसंद भी उसके अनुसार बनाते हैं और इस कारण वह उन्हीं के पक्ष में नीतियों को बनाने के प्रयास भी सदैव करते रहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से ही तय होती है। तो इस प्रकार से किसी राजनीतिक दल की जो पहचान है वह कैसे निर्धारित होगी कि उसकी नीतियां किस प्रकार की हैं और उसका सामाजिक आधार क्या है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हमें दिखते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए तो राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से कौन से हो सकते हैं, कितने हिस्से हैं, तो इसके 3 हिस्से हैं। और पहला हिस्सा है नेता, नेतृत्व, और दूसरा है इसके सक्रिय सदस्य, और तीसरे हैं अनुयायी या समर्थक, जो कि किसी भी राजनीतिक दल की विचारधाराओं से जो है साम्य रखते हैं, विचारधाराओं से मेल खाती हुई विचारधारा रखते हैं और इस कारण वह उनके अनुयायी या समर्थक कहलाते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए किसी राजनीतिक दल के कितने हिस्से होते हैं तो हम कहेंगे 3 हिस्से होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है उसका नेता, नेतृत्व, दूसरे हैं उसके सक्रिय सदस्य जो कि सदस्यता रखते हैं, किसी भी राजनीतिक दल की जो है मेंबरशिप रखते हैं, और तीसरे हैं अनुयायी या समर्थक जो कि उनकी विचारधाराओं से मिलती हुई विचारधारा रखते हैं, इस कारण उनके अनुयायी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल के 3 हिस्से होते हैं। अब हम देखते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप अथवा कार्य। राजनीतिक दल मूलतः राजनीतिक पदों को भरते हैं। तो यह क्या कार्य करते हैं, राजनीतिक पदों को भरने का कार्य करते हैं, राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल भी करते हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं। सबसे पहला है दल चुनाव लड़ते हैं, चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से सबसे प्रमुख कार्य यदि हम कहें राजनीतिक दलों के द्वारा क्या किया जाता है तो सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से यह जो है चुनाव में हिस्सा लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। तो अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में हमें देखने को मिलता है कि दलों के द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार ही जो हैं वह चुनाव लड़ते हैं। और कहीं कहीं पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि निर्दलीय जो हैं वह भी चुनाव लड़ रहे होते हैं। वह किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि वह स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं। उन्हें हम निर्दलीय उम्मीदवार भी कहते हैं। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव भी अलग अलग तरीक़ों से करते हैं और इसके लिए हम बात कर सकते हैं अमेरिका की और दूसरी तरफ हम बात कर सकते हैं भारत की। तो
भारत में अलग प्रकार से उम्मीदवारों का चुनाव होता है जब हम राजनीतिक दलों की बात करते हैं, और अमेरिका में उम्मीदवारों का चुनाव अलग तरीके से होता है। तो हम कहेंगे अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य करते हैं और समर्थक करते हैं। तो कोई भी चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार कहाँ से आएगा, इसके लिए अमेरिका में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिस चुनाव दल की हम बात कर रहे हैं उस दल के सदस्य और समर्थक जो हैं वह क्या चुनेंगे, उम्मीदवार को चुनते हैं कि किस व्यक्ति को चुनाव में खड़ा करना है। जबकि भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में दल के नेता जो हैं उम्मीदवार को चुनते हैं कि किस व्यक्ति को चुनाव में खड़ा करना चाहिए। तो भारत में किस प्रकार से उम्मीदवार को चुना जाता है, तो भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार को चुनते हैं और फिर वह उम्मीदवार जो है चुनाव में खड़ा होता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव अलग अलग तरीकों से करते हैं, जिसमें एक उदाहरण हमने अमेरिका का देखा जहां पर दल के जो समर्थक है वह उम्मीदवार चुनेंगे कि किसको चुनाव में खड़ा करना है, और भारत जैसे देश में दल यानी पार्टी के नेता जो है उम्मीदवार को चुनते हैं। दल जो है अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। तो हम क्या कहेंगे, अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने संवाद स्थापित करते समय वह उनको रखते हैं और फिर मतदाता अपनी पसंद, जिस प्रकार की मतदाता की पसंद होती है उस पसंद की नीतियों और कार्यक्रम को मतदाता चुनते हुए उन उम्मीदवारों को मतदान देते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक हैं, इसमें भी सभी की राय अलग अलग हो सकती है, परंतु कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। और यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि सबकी राय अलग अलग होती है और राय अलग अलग होने के कारण सभी की राय को एक साथ समेटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जहाँ पर समाज में बहुत सारे अलग अलग पक्ष हैं, विचारधाराएं, हित और मांगे हैं, उस स्थिति में सभी को एक साथ लाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन यह आवश्यक भी होता है। नीतियों को एक दिशा देना भी एक आवश्यक कार्य होता है और नीतियों को दिशा देने के लिए ही पार्टियों को जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, राजनीतिक दलों को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वह सभी अलग अलग समाज के जो पक्ष हैं उनको जो है वह उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती हैं, यानी कि देश में किस प्रकार की नीतियों का निर्माण होना चाहिए और देश में रह रहे सभी नागरिकों को किस प्रकार संतुष्ट किया जा सकता है। इसके लिए जो राजनीतिक दल या पार्टियां होती हैं वह अलग अलग विचारों को कुछ बुनियादी राय तक, यानी कि एक महत्वपूर्ण अंतिम निष्कर्ष तक लेकर के आती हैं, एक राय पर सहमत करवाने का कार्य करती है, जिससे कि देश के नागरिक उस नीति पर सहमत होकर के सरकार के साथ में विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर सकें। सरकार प्राय शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है, यानी कि चुनाव में खड़े होने के पश्चात, चुनाव जीतने के पश्चात जब सरकार बनती है तो सरकार में जो दल शासक दल होता है उसी दल की नीतियों को जो है उसी दल की विचारधाराओं के अनुसार ही नीतियों का निर्माण होता है, उसी दल के अनुरूप ही नीतियां बनाई जाती हैं। इसके अलावा और कौन से कार्य राजनीतिक दल करते हैं, तो हम कहेंगे तीसरे बिंदु में पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। देश में कौन कौन से कानून बनेंगे यह भी पार्टियों के द्वारा ही निर्धारित होता है। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है। तो हमने बात की व्यवस्थापिका की बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि भारत में यदि व्यवस्थापिका की बात की जाए तो संसद की बात कर सकते हैं, और केंद्रीय स्तर पर हम संसद को देखते हैं जहाँ पर कि विधानों को बनाया जाता है, कानूनों को बनाया जाता है, और राज्य के स्तर पर हम विधानसभाओं की बात कर सकते हैं। और इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस संसद में भी होती है और राज्य के स्तर पर विधानसभाओं में भी होती है। इन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है, यानी कि राजनीतिक दलों के जो उम्मीदवार हैं वह व्यवस्थापिका में चुन करके जब जाते हैं तो उन सभी की सहमति इन कानूनों पर लेनी आवश्यक होती है। लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। तो जब हम विधायिका की बात करते हैं जो कि कानून बना रही है, कानून निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रही होती है, उसमें जो उसके सदस्य गण होते हैं वह अलग अलग दलों के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं कि यदि कोई कानून बन रहा है तो उन्हें उनके पक्ष में मतदान करना है, उनका समर्थन करना है, अथवा उसके विरोध में
बात करनी है। तो इस प्रकार से विधायिका में जो अलग अलग लोग हैं, जो कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से चुन करके जाते हैं, उन सभी की सहमति ज़रूरी होती है ताकि एक कानून का निर्माण हो सके और उसके पश्चात ही वह कानून जो है वह लागू होता है। और इस स्तर पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वह देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मजबूत करती हैं, क्योंकि वह अलग अलग समाज के जो हित हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है। इस कारण वह एक अंतिम रूप से एक राय का निर्माण करती है, एक अंतिम रूप से निष्कर्ष में साथ आने का प्रयास करती है जो कि सर्वहित या सर्व कल्याण या सार्वभौमिक कल्याण की बात करता हो। इस प्रकार से कानून भी वही बनते हैं उस देश में जहाँ पर विधायिका के जो सदस्य हैं वह सभी सहमत हो सकते हैं। राजनीतिक दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। नीति और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। तो सरकार बनाना और चलाना दोनों ही कार्य राजनीतिक दलों का होता है और यह निर्णय भी राजनेता ही लेते हैं। पार्टियां स्वयं जो है वह नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं, उनको ट्रेनिंग देती है और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री भी बनाती है। उन्हें मंत्री का पद भी सरकार में दिया जाता है ताकि वह अपनी पार्टी के सिद्धांतों और जो कार्यक्रम हैं उनके अनुसार ही नीतियां बनाएं। और इस प्रकार से जो व्यक्ति प्रशिक्षित होता है वही अच्छा नेता बनता है और वही अच्छा नेता आगे चलकर सरकार का हिस्सा बनता है, सरकार में मंत्री का पद धारण कर सकता है ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सके। पांचवा बिंदु जो है वह है राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप के बारे में। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लें और वह सीधे सत्ता में आ जाएं, ऐसा नहीं होता, बल्कि हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं। जनता जिनसे संवाद कायम कर पाती है, जनता जिन्हें पसंद करती है, वह सरकार में आते हैं, वह सत्ता में आते हैं, सरकार बनाते हैं। लेकिन उसके बाद में कई सारे उम्मीदवार जो हारते हैं वह विरोधी पक्ष की भूमिका में आते हैं, वह विपक्षी दल की भूमिका में आते हैं और इस स्थिति में हम देखते हैं कि वह सरकार बनाने वाले दल के विरोध में कार्य करते हैं और उन पर नज़र रखने का कार्य, उनकी नीतियों की आलोचना और समालोचना करने का कार्य भी यही विरोधी पक्ष के दल भी करते हैं। तो चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। ये विरोधी पक्ष सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना भी करते हैं और वह अपनी अलग राय भी जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। तो विपक्षी दल जो सत्ता में नहीं होता उसकी भी भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वह सत्ता में जो भी दल है जो कि सरकार बना रहे हैं उनके विपक्ष में रह करके भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाते हैं। जब वह सरकार के खिलाफ आम जनता को गोलबंद करते हैं, सरकार अभी यदि नीति निर्माण में अपनी मनमानी कर रही है जिसमें कि जनता का हित नहीं दिख रहा है, उस स्थान पर वह जनता को इकट्ठा करते हैं और सरकार में बैठे किसी एक राजनीतिक दल की जो नीतियां हैं जो स्वार्थी अगर हैं तो जनता को उसके लिए जागरूक करने का कार्य भी करते हैं। इसी तरीके से छठा बिंदु है जनमत निर्माण में भी राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनता की जो मानसिकता है उसको बनाने का कार्य भी राजनीतिक दल करते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं, किसी भी देश की जो भी समस्या हैं उनको उठाने का कार्य करते हैं, उन पर बहस करते हैं, विचार विमर्श और वाद विवाद करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं और इस स्थिति में वह जनमत का निर्माण करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता जो है पूरे देश में फैले होते हैं और सरकार जो कि सत्ता में है यदि वह जनता का कल्याण नहीं देख रही है तो पूरी जनता को उसके लिए जागरूक करने का कार्य भी करते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते हैं और इस स्थिति में हम देखते हैं कि कुछ मित्र संगठन इन राजनीतिक दलों से जुड़े हुए होते हैं, कुछ दबाव समूह इनसे जुड़े हुए होते हैं और यदि सरकार या सत्ता में बैठा राजनीतिक दल अपनी मनमानी करता है तो यह आंदोलन भी कर सकते हैं। तो दल कई बार लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं और यह भी क्या है, यह भी हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मजबूत बनाता है और इस स्थिति में जो भी सत्ता में आता है तो वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता। उसे यहाँ हमेशा भय रहेगा कि जनता जागरूक है, हमारे देश में अन्य भी दल हैं और अन्य दल जो है वह कभी भी जनता का समर्थन प्राप्त करके अगले चुनावों में सत्ता में आ सकते हैं, सरकार को बना सकते हैं और इस स्थिति में उनके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह जनता के कल्याण की बात
करें, जनता के कल्याण के पक्ष में ही नीतियों का निर्माण करें। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। तो भारत में भी यही स्थिति देखने को मिलती है कि भारत के आम नागरिक किस प्रकार की राय रखते हैं। भारत के आम नागरिक जो है इन राजनीतिक दलों के द्वारा जो प्रचार और प्रसार किया जाता है, जो कि एक राय बनाई जाती है, जो कि दलों की अपनी विचारधारा होती है, उसी के अनुरूप हमारे देश में जो लोग हैं, हमारे अलग अलग समाज के जो हिस्से हैं, वह अपनी राय भी बनाते जाते हैं और इस प्रकार से हमारी मानसिकता इन राजनीतिक दलों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। सातवां बिंदु है कार्यकलापों की बात करते हुए, दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। यानी कि देश में किसी भी प्रकार की कल्याण कार्यक्रम बन रहे हैं, योजनाएं बन रही हैं, तो आम जनता उनका लाभ किस प्रकार से प्राप्त कर सकती है, उन कार्यक्रमों से कैसे जुड़ सकती है, इसके लिए भी राजनीतिक दल उनकी सहायता करते हैं। आम जनता को जो है इन लाभों के बारे में अवगत कराते हैं और इन लाभों को लेने के लिए प्रक्रियाओं को समझाने का कार्य भी करते हैं और इस माध्यम से वह जनता से और भी ज़्यादा जुड़ जाते हैं, क्योंकि आम जनता के लिए किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी से बात करने से अधिक आसान होता है राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों के नेताओं से संपर्क स्थापित करना। इस कारण हम देखते हैं कि दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। तो एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना अधिक आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं, क्योंकि उनके लिए संपर्क करना राजनीतिक दलों के सदस्यों और नेताओं से अधिक आसान होता है। इस कारण वह उनसे जुड़ाव भी महसूस करते हैं। राजनीतिक दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, अन्यथा अगले चुनाव में जनता द्वारा उन्हें वोट नहीं दिए जाते हैं। यानी कि यदि हम बात करें कि भारत में इतने सारे राजनीतिक दल हैं तो वह जनता के कल्याण को ही सर्वोपरि मानते हैं, ऐसा भी नहीं है। हमने पहले ही कहा कि उनका उद्देश्य होता है सत्ता में आना, सरकार बनाना। इस कारण ही जनता से जुड़े रहना, जनता की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान देना उनके लिए आवश्यक भी हो जाता है। तो इस प्रकार से यह दो तरफा प्रक्रिया है और लोकतंत्र में इस प्रकार की प्रक्रिया से लोकतंत्र और भी मजबूत होता है। तो इस प्रकार से इस भाग में हमने देखा राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, उनके अर्थ क्या हैं और उनके प्रमुख कार्य और क्रियाएं क्या होती हैं। इसमें हमने भारत से जोड़कर भी इसकी बात की है। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।